अगर कोई आपसे कहे कि 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के के बदले 1 करोड़ 75 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे? शायद आप इन सिक्कों को जमा करने के लिए शिद्दत से जुट जाएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मऊगंज के वार्ड 12 की रहने वाली शिक्षिका रेशमा पांडे ने भी ऐसा ही किया। उसने ऑनलाइन ठगों के कहने पर पहले 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे के बहुत सारे सिक्के इकट्ठा किए। फिर ठगों के बताए हुए साइट पर जाकर इसे बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करने लगी। इस दौरान ठग उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर मोटी रकम वसूलते रहे। हालत ये हो गई कि महिला ने अपने सिक्कों के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपनी जमा पूंजी के साथ ही गहने गिरवी रखकर भी पैसे दिए। इसके बाद जब पैसों का इंतजाम करने में असमर्थ हो गई तो इन ठगों ने महिला को भारतीय सेना का खौफ दिखाकर और एफआईआर का डर दिखाकर पैसों की डिमांड शुरू कर दी। इसका खुलासा महिला के मोबाइल में रिकॉर्ड ऑडियो कॉल और उनके परिजनों से मिली जानकारी से हुई है। दरअसल मऊगंज जिले के वार्ड 12 घुरेहटा में रविवार को 40 साल की महिला रेशमा पांडे ने जहर खा लिया था, जिसकी इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई थी। साइबर फ्रॉड के मामले में पहली मौत वाले इलाके मऊगंज के वार्ड 12 में महिला के परिजनों से जब बात की गई तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। पता चला कि मृतका लंबे समय से साइबर फ्रॉड करने वालों के संपर्क में थी और ये ठग महिला से पैसा ऐंठने का काम कर रहे थे। यह भी खुलासा हुआ कि जब महिला से उन्होंने कुछ पैसे ले लिए और महिला उनके चंगुल में बुरी तरीके से फंस गई, तब उन्होंने महिला से और पैसे लेने का नया तरीका खोज डाला। ठगों ने महिला को इंडियन आर्मी और एफआईआर की धमकी देते हुए 50,000 रुपए की डिमांड कर डाली, लेकिन महिला के पास पैसे नहीं थे। महिला ने अपने पास रखे सोने के गहने भी गिरवी रखकर ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को पैसे भेजे थे। इस बात का खुलासा महिला के परिजनों ने किया। महिला के पति, देवर, बेटा, बेटी सहित ननद ने यह भी आरोप लगाया कि उनके गांव की ही एक लड़की ने रेशमा के साथ फ्रॉड किया। वह चाहती तो इस बात की जानकारी परिजनों को दे सकती थी। वहीं दूसरी ओर महिला की कक्षा 9 में पढ़ने वाली बेटी और कक्षा 6 में पढ़ने वाला बेटा भी इस बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता और घर के बड़ों को डर की वजह से यह बात किसी को नहीं बताई थी। दरअसल इन बच्चों को यह लग रहा था कि घर में यह जो पैसे, 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं, जिनको भीख मांगने वाले भी नहीं लेते हैं, इनको ऑनलाइन बेचकर हमें मोटी कमाई होने वाली है। लिहाजा जब पैसा आएगा तब हम सबको बताएंगे। परिजनों से मिले ऑडियो से भी इस बात की पुष्टि होती है कि महिला 1 करोड़ 75 लाख रुपए के लालच में आकर थोड़े थोड़े करके काफी पैसे फ्रॉड करने वालों को दे डाली थी। अब जब उसको लगा कि वह ठगी की शिकार हो गई है और उसके परिजनों को जब इस बात की जानकारी होगी तो परिजन बेहद नाराज होंगे। ऐसी आशंका है कि इस वजह से महिला ने डर के मारे जहर खा लिया। इसके बाद इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में महिला की मौत हो गई। मऊगंज पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर भी मानती है कि यह साइबर अरेस्ट नहीं, साइबर फ्रॉड का मामला है। वहीं दूसरी ओर मऊगंज के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव का साफ तौर से कहना है कि इसका एकमात्र उपाय अवेयरनेस है। हमको आपको सतर्क रहना है। हम तभी साइबर फ्रॉड करने वालों से बच सकते हैं। जब भी इस तरीके का फोन आए, अपने आसपास के लोगों को सूचित करना चाहिए। इससे बचने के लिए सजगता ही एकमात्र उपाय है। सर, मेरे मामी की मौत की मेन वजह है ये सिक्के। इन सिक्कों के कारण ही मेरी मामी की मौत की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले जो साइबर फ्रॉड लोग थे उन्होंने बोला कि आपके पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने उसकी फ़ोटो उनके पास भेजी। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन सही है और आपको इन सिक्कों के बदले 1 करोड़ 75 लाख रुपए मिलेंगे, जिसके लालच में आके वो पैसे मांगते गए और मेरी मामी उनके लालच में आके उनको पैसे पे पैसे ट्रांसफ़र करती गई। लगभग 22-25 हज़ार रुपये उन्होंने उनको ट्रांसफ़र किया। इसके बाद वो बार बार फ़ोन करे तो वो कभी बोले कि मैम आपका पार्सल आएगा तो उसके लिए 1500 रुपये आपको देना पड़ेगा, कभी कुछ देना पड़ेगा और इसके बाद आपको इतने 1 करोड़ 75 लाख रुपए मिलेगा, आप करोड़पति बन जाएंगी। उसी के प्रलोभन में आकर वो जैसा वो बोलते गए वैसा वो करती गई। फिर वीडियो कहाँ से आ गया?
वीडियो आए ना कुछ? जी सर, हाँ, फिर उनके पास वीडियोज आए। जब उन्होंने थोड़ा सा पैसे देने का बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी अब आगे, तो वो धमकी भरे मैसेजेस वीडियोज भेजने लगे और बोलने लगे कि अगर आपने अब पैसे नहीं दिए, आपका पैसा 1,75,00,000 नहीं मिलेगा और उसके बाद आपको 50,000 का जुर्माना और 2 साल की जेल हो जाएगी। तो वो इतना ज़्यादा डर गई कि उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम ज्योति पांडे है। 3 तारीख को ऐसे 4 बजे के लगभग माननीय एक वकील साहब थे, सदगुरु ऑनलाइन सेंटर के पास भाभी रेशमा पांडे और साथ में आंचल तिवारी पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए गई और ये 2 बार वहाँ से 3500, एक बार 2000, 5500 के बाद पुनः जब ऑनलाइन वो करने लगी तो वकील माने सदगुरु ऑनलाइन सेंटर में विनोद द्विवेदी थे। उन्होंने बताया कि आपकी भाभी आई हैं और ये ऑनलाइन फ्रॉडगिरी में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फंस रही हैं। मेरे को फ़ोन में ऐसी सूचना दी है, मैं रीवा में था। मैं फिर तुरंत माने भाभी के पिताजी को और भाई को फ़ोन लगाया। इतनी माने 3 तारीख की बात हुई। फिर 5 तारीख को 2:37 में पुनः यही चीज़ आंचल तिवारी और भाभी के साथ में हुआ और उन्होंने 5500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए। इतने के बावजूद 4 बजे के लगभग वो दवा खा ली और घर में थे, मैं रीवा में था और मेरे भाभी और छोटी एक बच्ची और बच्चा घर में थे। पिताजी खेत में गए थे। भाई जो थे वो यहीं बहुती प्रपात था, वहाँ पर एक रघुवंश महाराज जी थे, वो ख़त्म हो चुके थे। उनके उपलक्ष्य में वहाँ 4-5 दिन से दाह संस्कार वहाँ थे। घर में मात्र भाभी प्लस बच्चे और बच्ची थी और पता चलने पर तुरंत मेरी बहनों के द्वारा एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया गया, लेकिन एम्बुलेंस 2-3 घंटे तक नहीं पहुंची। भाभी हॉस्पिटल में जैसे हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ के डॉक्टरों द्वारा घोर लापरवाही की गई। माने पॉइजन खाया गया था तो कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण वो रीवा पहुंचने में उनको एम्बुलेंस नहीं मिली। 7 बजे पहुंची। 7 बजे जैसे वहाँ मैं रिसीव किया, मैं संजय गांधी में था। 7:10 पर डॉक्टर ने देखा तो बोला कि ठीक है हम तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं, पर पुनः फिर जैसे 5 मिनट में आया तो बताया कि ईसीजी करवाते हैं तब करेंगे। जैसे ईसीजी स्ट्रेट लाइन थी और बोला कि ख़त्म हो गई। क्या नाम है आपकी? कौन थी? मेरा नाम विनोद पांडे है। मेरी भाभी थी श्रीमती रेशमा पांडे। वार्ड क्रमांक 12 मऊगंज जिला और नगरपालिका क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं अतिथि शिक्षक हूँ शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमुरिया वर्ग 2 में। मेरी पत्नी जो दिवंगत हो गई हैं साइबर फ्रॉड के में फंस करके, वो भी पन्नी हाई स्कूल में वर्ग 3 में अतिथि शिक्षक थीं और 31 दिसंबर 2024 को बहुती जलप्रपात में एक महाराज जी श्री रघुवंश मणि महाराज जी रहते थे, उनका 30 तारीख को निधन हो गया था। तो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मैं 31 दिसंबर 2024 को गया था। संस्कार समाप्त होने के बाद भी मैं वहाँ रुक गया था और सरकारी छुट्टी भी थी, विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश था 31 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक तो मैं यहीं प्रपात में रुक गया था। मुझे किसी तरह का लेन देन या किसी तरह का शंका अपने पत्नी पर नहीं था, लेकिन वो कहीं एक आंचल तिवारी है जो हमारे बच्चों को ट्यूशन पहले पढ़ाया करती थी, मोबाइल से संबंधित सारी जानकारी वो उसी से सीखी थी, वो उसी के माध्यम से करती भी थी। तो कोई फ्रॉड नंबर आया था, उसमें उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर वो कई बार पैसे ले जाकर के आंचल तिवारी ने खुद डलवाया, जबकि उसको ब्लॉक कर देना चाहिए नंबर और जानकारी हमको हमारे परिजन भाई किसी को देना चाहिए, वो पत्नी ने नहीं दिया।
लेकिन आंचल तिवारी पढ़ी लिखी हुई थी, उसको तो बताना चाहिए कि फ्रॉड नंबर है, तो पैसे ले जा कर के डलवाती रही, वो लोग धमकी देते रहे, वीडियो दिखाते रहे, और लास्ट में तो हमारे घर का सोने का जेवर ले गई है आंचल तिवारी, और 11,000 रुपये दी है जो लाखों रुपए का जेवर था, और 11,000 वो स्वयं रख ली कि कहीं गिरवी रख दी, पैसा नहीं था, और फिर जेवर भी चला गया, पैसा भी चला गया। वो फ्रॉड नंबर पुलिस का कोई फ़ोटो वीडियो डाल कर क्यों कर रहे हैं कि आपको पुलिस आएगी, उठा ले जाएगी, जेल में ले जाएगी, और जेवर भी चला गया, घर का रखा पूरा पैसा चला गया, और इस भय में कि कहीं कोई जान जाएंगे, हम आएंगे, हमको जानकारी हो जाएगी, तो डर करके वो सुसाइड कर लिया। और उस समय हमारी उसी दिन, जिस दिन 5 तारीख को 10 बजे बात हुई थी कि मैं सवेरे सोमवार को आऊँगा, तो तैयारी बनाए रखना, तुमको लेकर के मैं भी स्कूल जाऊँगा, ये बात हुई थी। लेकिन ये संशय नहीं था किसी तरह से। मैं बहुत ही प्रपात महाराज जी के पास कई बार गया था, महीनों रहता था। तो इस तरह की आपराधिक घटना में सबसे बड़ी दोषी तो आंचल तिवारी है, जिसने हमारी पत्नी को ज़्यादा मोबाइल चलाना, ज़्यादा ये सब जानकारी नहीं रहती थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, टीचर भी है। आंचल तिवारी बच्चों को पढ़ाती थी, उसकी सहेली की तरह थी, और कई वर्षों से थी, हमारे पड़ोस में भी थी। तो इस हत्या का प्रकरण तो पहला आंचल तिवारी पर लगना चाहिए। हमने पुलिस को उसको के मोबाइल को भी रखना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजन खाने के बाद भी कुछ होश में थी, तो अपने मोबाइल से सारा डिलीट कर दी है कि आंचल तिवारी कहीं फंस ना जाए। और मुझे तो बहुत ही प्रपात में थे, जिस दिन वो जहर खाई है संडे को, तो मेरा मोबाइल बंद था, तो शाम 6 बजे मैं खोला, तो शाम 6 बजे मोबाइल खोला, मेरा स्विच ऑफ था, तो मुझे जानकारी मिली कि वो ऐसी घटना हो गई, घर आओ। तो मैं शाम 7 बजे वहाँ से निकल के बहुत ही प्रपात से आया, तब तक उसको ले गए थे GMH रीवा में, तो जानकारी कुछ ही पल में मिली कि डेथ हो गई। अब बच्चों ने ये सब, हमारी बच्ची को कुछ इससे संबंधित साइबर फ्रॉड से जानकारी थी, लेकिन बच्चियों को हमारी पत्नी ने धमकी देती थी कि उनको न बताना, नहीं तो हम कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं। तो बच्चे उसके डर के, छोटा बच्चा है मेरा 6वीं में पढ़ता है, बच्ची हमारी 9वीं में पढ़ती है, दोनों नाबालिग हैं, लगभग अबोध हैं, तो उसके डर की वजह से भी हमको शेयर नहीं किया। और हमको कोई संदेह भी पत्नी का नहीं था कि उसका मोबाइल भी मैं चेक करूं बार बार। इस तरह की कोई, अभी हमारी 20 साल की शादी हुई है, 14-15 साल की हमारी बच्ची हो गई, किसी तरह का कोई सस्पेंस वाली बात नहीं थी। लेकिन साइबर फ्रॉड में जान चली गई। इस जान जाने में प्रथम सिर्फ आंचल तिवारी रोक देती कि भाभी कहा करती थी कि ये फ्रॉड नंबर है, ये जालसाजी कर रहे हैं, आपको कोई स्कीम नहीं मिलेगी, गलत स्कीम कर रहे हैं, वो पैसा न डलवाती और हमको भी जानकारी दे देती, हमारे भाई को जानकारी दे देती, हमारी पिताजी को जानकारी दे देती, या उसके मोबाइल में जो हमारी पत्नी का, तो उसमें सारे नंबर बहुत सारे थे, किसी रिश्तेदार को भी दे देते तो रोक दिया जाता, तो पैसा भी न जाता, पैसा गया या उसी सदमे में घबरा के फ्रॉड वाले मोबाइल में फ़ोटो वीडियो जो लोग भेजते थे जिन नंबरों से, उसको देख करके उसने घातक कदम उठा लिया, जिसकी वजह से आज हमारे बीच में नहीं, हमारे बच्चे और हम पूरा परिवार अनाथ हो गए। ये डिजिटल अरेस्ट का जो मामला आया मऊगंज में पहली बार हुआ, या तो एक महिला की मौत हो गई, कहाँ जांच पहुंची है अभी तक? ये डिजिटल अरेस्ट का मामला नहीं है, ये साइबर फ्रॉड का मामला है, और इसमें पुलिस अपनी जांच कर रही है, और जांच काफ़ी हद तक प्रगति पे है, और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। साइबर अरेस्ट का मामला है या साइबर फ्रॉड का मामला है, मौत तो हुई है, उसको लेकर प्रशासन किस तरीके से सजग है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और अब हमारा मऊगंज जिला भी नया बना है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ तक भी उनकी अप्रोच हो गई है। हालांकि तो नेट के थ्रू होता है, तो कहीं पर भी उनकी अप्रोच हो सकती है। लगातार सरकार के स्तर पर और हर स्तर पर इसमें अवेयरनेस की कैंपेन भी चल रही है, लोगों से लगातार आग्रह किया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है कि आप खुद भी और अपने परिवार वालों को सबको बताएं कि इस तरह की कोई भी अननोन फ़ोन आए उनको नहीं उठाना है, या डरना नहीं है। खास बात यह है कि किसी भी प्रकार का इस तरह की धमकी आए, या किसी तरह का प्रलोभन दिया जाए, या धमकाया जाए, किसी तरह का दबाव डाला जाए, उस दबाव में नहीं आना है, और प्रयास ये करना है कि हम तत्काल जो भी निकटस्थ, जो भी आसपास पुलिस अधिकारी हैं, थाना है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्ट्रेट है, कोई भी हो, आप उनको बताएं। आप किसी न किसी से शेयर करें कि हमारे साथ ये घटना हो रही है, इस तरह से हम मानसिक दबाव में हैं और हम इसमें क्या करें। तो मान के चलिए कि 90% जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे हम बच सकते हैं।
आदमी इसमें फंसता तब है जब वो किसी को बताता नहीं है और सोचता है कि हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो एक मानसिक दबाव वाली बात है। और आज मैंने मीटिंग भी ली है, हमारे अधिकारियों को हमने बताया है कि हम अधिकारी हैं, समाज में हमारा एक रोल है, उस विभाग का हम रोल अदा करते हैं, बट हमारी कुछ सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी हैं, जिसमें एक ये भी है कि हम सबसे पहले अपने परिवार से शुरू करें। हम अपने परिवार वालों को, हमारे जो कि परिजन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी घर वाले हैं, जो भी हैं, उन सबको बैठा करके सबसे पहले हम इनको डिस्कस करें कि इस तरह से अपराध हो रहे हैं, इसमें फंसना नहीं है। ये अवेयरनेस की बात है। इसके अलावा हम जहाँ भी जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वहाँ पे बैठ करके ऑफिस वालों को हम एकत्रित करें और उनसे हम डिस्कस करें कि भाई ये इस तरह की है अवेयरनेस, आप लोग भी अवेयर हो जाएं, अपने परिवार वालों को अवेयर करें, साथ में आपके जो अड़ोसी पड़ोसी मित्र यार जहाँ भी आप बैठते हैं इस पर ज़रूर चर्चा करें। इस तरह से ये बहुत तेज़ी से फैलेगा और अवेयरनेस की कैंपेन, और इसका केवल बचाव अवेयरनेस ही है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा बचाव नहीं है। और दूसरा, इसका जो हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार ने जारी किया है 1930, ये सबको पता होना चाहिए। यदि दुर्भाग्यवश आप किसी फ्रॉड में फंस भी जाएं, मान लीजिए आपका पैसा कहीं ट्रांसफ़र हो गया, आपने गलती से कर दिया या उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया, इस नंबर को आप तत्काल खबर करें। वो जो भी बैंक अकाउंट है उसको ट्रेस करके उसको ब्लॉक करेंगे ताकि पैसा वहाँ से निकाला ना जा सके। पर ये सारी बात की चीज़ें हैं। मेरा सभी से, जन सामान्य से, हर व्यक्ति से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो युवक युवतियां हैं, घर में रहने वाले लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे मेरा आग्रह है और मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह के सबसे पहले जो +191 के अलावा जो भी नंबर आते हैं, ये मान के चलिए वो विदेशों के नंबर हैं, उनको नहीं उठाना है। इसके अलावा अननोन नंबर से कोई भी वीडियो कॉल आए वो बिल्कुल नहीं उठाना है। किसी भी प्रकार का फ़ोन यदि आपको आता है, यदि आपको किसी प्रकार की धमकी दी जाती है या प्रलोभन दिया जाता है या धमकाया जाता है किसी भी प्रकार से कि हम पुलिस से बोल रहे हैं या कस्टम से बोल रहे हैं, इनकम टैक्स से बोल रहे हैं या ईडी से बोल रहे हैं या कलेक्ट्रेट से बोल रहे हैं, तो पहले आप उससे डरें नहीं, आप उनकी बात को समझें। और यदि ऐसा लगता है कि ये फर्जी है, आप